नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश सरकार की ओर से बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करके सरकार को लौटा दिया है। यानी अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15% का इजाफा किया है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया के 751 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में फैले संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। ये मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़े अखबार नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है, जिसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ईडी पिछले कुछ वक्त से इस अखबार और इससे जुड़ी दूसरी कंपनियों की जांच कर रहा है। इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी लंबी पूछताछ कर चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की वजह बताई है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि सौरभ गांगुली एक बेहद लोकप्रिय शख्स हैं। वो युवा पीढ़ी के लिए बेहद शानदार ढंग से काम कर सकते हैं और मैं उन्हें बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करना चाहती हूँ। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सौरभ गांगुली को मंच पर बुलाते हुए कहा कि हमें हमेशा रचनात्मक रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ना मत कहिए, हमेशा हाँ कहिए, क्योंकि हमें सकारात्मक और रचनात्मक रहना चाहिए। तेलंगाना को लेकर लोकपोल ने एक अपना ओपिनियन पोल किया है, जिसमें कांग्रेस का बहुमत आते हुए दिखाया गया है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में लोक पोल का सर्वे कहता है कि कांग्रेस को 69 से 72 सीटें मिल सकती हैं, तो बीआरएस को 36 से 39 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें, बीजेपी को 2 से 3 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। बता दें, इससे पहले रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना में गति पकड़ ली है। बता दें, लोक पोल सर्वे ने कर्नाटक को लेकर भी एकदम सटीक सर्वे किया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी जी ने वही कहा जो लोग 2 दिन से सोच रहे थे। विश्व कप फाइनल 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे हथियाने के लिए बेताब थे। पॉलिटिकल करेक्टनेस के बारे में बात करने के लिए भाजपा को आखिरी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सहित इन गोडसे भक्तों समेत जिन्होंने नियमित रूप से पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, सोनिया जी और राहुल जी को सबसे घिनौनी गालियों से अपमानित किया है, उन्हें कड़वे सच को पचाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही केशव वेणुगोपाल ने हैशटैग पनौती मोदी लिखा है। इसके अलावा कांग्रेस भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लगातार पनौती को लेकर कंटेंट साझा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इसमें 1983 में भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के मेंबर रहे कीर्ति आज़ाद भी शामिल हैं। उन्होंने लिखा है, किसी भी टीम का ड्रेसिंग रूम सबसे पवित्र जगह होती है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के अलावा आईसीसी किसी को भी इन कमरों में जाने की इजाज़त नहीं देता है। भारतीय प्रधानमंत्री को टीम से ड्रेसिंग रूम से बाहर प्राइवेट विजिटिंग एरिया में मिलना चाहिए था। मैं ये बात एक खिलाड़ी के रूप में कह रहा हूँ, एक राजनेता के रूप में नहीं। वहीं लेखक और वरिष्ठ खेल पत्रकार आनंद वासु ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा, ये एक अलोकप्रिय विचार है, लेकिन खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए एक सुरक्षित और एकांत जगह के रूप में सिर्फ ड्रेसिंग रूम बची है। ये जगह सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बनी रहनी चाहिए। हाँ, ये सही है कि वो कभी कभी ड्रेसिंग रूम से वीडियो जारी करते हैं, लेकिन उन मामलों में वीडियो की सामग्री, अवधि, संदर्भ, रिकॉर्डिंग और रिलीज के समय पर उनका नियंत्रण रहता है। सोशल मीडिया पर विश्व कप के फाइनल के बाद पनौती काफी ट्रेंड हो रहा है। अब इस शब्द को लेकर राहुल गांधी भी बोल गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के जालौर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगते हैं। राहुल का यह बयान पीएम मोदी पर बड़ा हमला माना जा रहा है। बता दें, इससे पहले राजस्थान के आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी विश्व कप में हार को लेकर कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी हार का जनरेटर हैं। राहुल गांधी के द्वारा पनौती शब्द बोले जाने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है और उनसे अपने बयान के लिए माफी मांगने को कह रही है। इस संबंध में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो अशोभनीय है। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम देश में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे।
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी वर्ल्ड कप में भारत की हार का ठीकरा पीएम मोदी के सिर ही फोड़ दिया है। उन्होंने कहा, मोदी को देखकर खिलाड़ी तनाव में आ गए। मोदी को मैच में नहीं जाना चाहिए था। मोदी की वजह से हम हार गए क्योंकि खिलाड़ी दबाव में आ गए थे, वही हार का कारण था। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले मिल लेते, इतना ही मनोबल बढ़ाना था तो उस दिन फाइनल में नहीं जाना चाहिए था। रविवार को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को मिली करारी हार से पूरा देश निराश है। इस बीच फाइनल वाले दिन ही पीएम मोदी भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और खिलाड़ियों से मिले। उनका यह वीडियो आज जारी किया गया है। तुरंत जारी क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वीडियो में पीएम मोदी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का हाथ थामे हुए नजर आते हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके साथ ही पीछे खड़े मोहम्मद शमी से मिलते हैं। मोहम्मद शमी खड़े होते हैं तो उनको पीएम मोदी अपनी ओर बढ़ाकर उनको गले लगा लेते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के कोटा और बारां के अंता में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने यहां पिछले दिनों हुए चंबल रिवर फ्रंट हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं वो भी आप सबको पता है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की है, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन ये घंटा खुलवाने के दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार न सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी बल्कि सबके लिए न्याय भी सुनिश्चित करेगी। बीजेपी ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चुनाव आयोग से हुई इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात की है। मंडाविया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में अनैतिक आचरण अपनाती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। जनता को गुमराह करके वोट लेना लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। इसलिए आज हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस योजना का लाभ लेने का वादा फिक्स करके जनता से वोट लेने की कोशिश कर रही है। ये लोकशाही मूल्यों का हनन है। ये मामला कांग्रेस पार्टी की ओर से अखबार में दिए गए एक विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर ये फटकार लगाई गई है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसके ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट न दिए जाएं। राहुल गांधी ने राजस्थान में जनसभा में कहा कि किसी की जेब काटते हैं तो ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपसे बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। दूसरा पीछे से आता है, जेब काट देता है। जेब कतरा सबसे पहले वो ध्यान भटकाता है। इसी तरह पीएम मोदी का काम ध्यान भटकाने का है और अडानी का काम जेब काटने का है। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में मजदूर खदान में फंसे हुए हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया सिर्फ क्रिकेट की बात कर रही है। थोड़ा वक्त हमारे मजदूरों को भी दीजिए। इसी तरह मीडिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं क्योंकि वो अडानी का काम करते हैं। मोदी जी जीएसटी का पैसा अडानी को भेजते हैं और अडानी मोदी जी का चेहरा मीडिया में दिखाते हैं। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में अंदर फंसे लोग पहली बार विजुअल में दिखे हैं। जिस पाइप की सहायता से उन्हें भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है, उसी पाइप के माध्यम से कैमरे की मदद से उनका विजुअल दिखा। इसके अलावा 6 इंच की चौड़ाई वाली नई पाइपलाइन से पहली बार गर्म खाना पहुंचाया गया। बोतलों में खिचड़ी भेजी गई। इससे पहले उन्हें खाने के लिए भुनी हुई चीजें ही अधिकतर भेजी जा रही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बचाव अधिकारी पिछले 10 दिनों से निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों तक पहुंचने के लिए मंगलवार दोपहर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर सकते हैं। पाइप ड्रिलिंग मशीन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में भी जाति सर्वेक्षण का दावा किया है। इसके साथ ही इसने गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने की गारंटी की बात कही है। चुनाव से पहले जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि वो राज्य में 4 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देती है। चुनावी घोषणा पत्र को गारंटी नाम देने वाली कांग्रेस ने इसमें कहा है कि महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसको जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम राजस्थान की जनता से किए अपने सारे वादे निभाएंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने जनता को जो गारंटियां दी हैं, उनमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए होगी। जाति आधारित गणना होगी।
4 लाख सरकारी नौकरियां होंगी, 10 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज होगा, एमएसपी के लिए कानून बनेगा, गैस सिलेंडर 400 रुपए में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में खराब हवा के मामले में दिल्ली और पंजाब सरकार को खरी खरी सुनाई है। इसने मंगलवार को वायु प्रदूषण संकट में योगदान देने वाले बड़े पैमाने पर पराली जलाए जाने के मामले में पंजाब और दिल्ली की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने दोनों राज्यों में आप सरकार से कहा कि पराली जलाए जाने के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने इन दोनों राज्यों के साथ ही बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश से कहा, ये 6 वर्षों में सबसे प्रदूषित नवंबर है। समस्या पता है, इसे नियंत्रित करना आपका काम है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं अदालत ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की फंडिंग में देरी पर दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई और विज्ञापनों पर आपके खर्च से फंड ट्रांसफर करने का आदेश दिया। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुफ्त का राशन, महंगाई और अग्निवीर जैसी योजना को लेकर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि सिर्फ नारेबाजी से देश की समस्याएं हल नहीं होगी, देश चलाने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्या जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से समस्याएं हल हो जाएंगी? मैं भारत माता को अपनी माँ मानता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जिन बुनियादी समस्याओं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल केवल नारे से होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? वरुण गांधी ने कहा कि हर नौकरी आज संविदा पर दी जा रही है। इस सभा में भी कई संविदा कर्मी बैठे हैं, सब खून के आंसू रो रहे हैं। सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, उन्हें स्थायित्व नहीं दिया गया, काम पूरा लिया जाता है और मान सम्मान स्थायित्व कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद ने अग्निवीर योजना को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके गांव का युवक सरहद पर जाता है और देश की सीमा की रक्षा करता है तो क्या ये सम्मान की बात है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो लड़का 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा और वो आर्मी की वर्दी पहनकर आएगा और मजदूरी करेगा तो क्या इससे उस पर मानसिक असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देश चलाना कोई मजाक नहीं है, ये संवेदनशील और गहरा काम है। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है। वरुण गांधी ने इस दौरान मुफ्त राशन पर तंज कसा और कहा कि आपको पता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि वो चुनाव में आपको आटा, दाल, चना बांट सके। उन्होंने एक शायरी सुनाते हुए कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा, दाल और चना। उन्होंने कहा, क्या ये कोई स्थायी समाधान है? ये छलावा है। कितने लोग परीक्षा देते हैं? यूपी की कोई भी परीक्षा देख लें, पिछले 3 साल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके 5-5 बार पेपर लीक ना हुए हों, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती। वरुण गांधी के ये हमले देखकर लोग कहने लगे हैं कि ऐसे वक्त में हमें ऐसे नेता की जरूरत है। बता दें, वरुण गांधी अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी से केदारनाथ में मिले थे, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो कांग्रेस में आने वाले हैं। लोगों का कहना है कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो यूपी में कांग्रेस को एक चेहरा मिल सकता है और मजबूती बढ़ सकती है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता है। वीर दास को उनके नेटफ्लिक्स स्टैंड अप वीर दास लैंडिंग के लिए अवार्ड मिला है। वीर दास लैंडिंग के साथ साथ डेरी गर्ल्स सीजन 3 को भी कॉमेडी के लिए एमी इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इससे पहले 2021 में भी वीर दास को उनके कॉमेडी शो टू इंडिया के लिए एमी इंटरनेशनल अवार्ड्स का नॉमिनेशन मिला था। रूस अरब इजराइल संघर्ष में मध्यस्थता करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। आज रूसी विदेश मंत्री और इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सदस्य देशों के राजनयिक विभागों के प्रमुखों के बीच मॉस्को में बातचीत हो रही है। रिपोर्टों के मुताबिक मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन और सऊदी अरब के प्रतिनिधि मॉस्को में हैं। साथ ही ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा और कतरी पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी हैं। वो सभी गजा में संकट को हल करने का प्रयास करने और हिंसा को तुरंत रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए गए हैं। इजरायल और हमास के बीच वार्ता को लेकर आ रही रिपोर्टों के बीच अब संघर्ष विराम समझौते के करीब पहुंचने का दावा किया गया है। हमास के ही एक प्रमुख नेता ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार हमास पोलित ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये का दावा है कि गजा में युद्ध के बीच इजरायल और हमास युद्ध विराम पर एक समझौते के करीब हैं। टेलीग्राम पर एक पोस्ट किए गए एक बयान में दोहा में रहने वाले हानिये का ये कहना है कि हमास ने कतर और अन्य मध्यस्थों को अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में आगे विस्तार से नहीं बताया कि आखिर ये समझौता किस तरह का है। इसमें बंधकों को लेकर भी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है।
ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को उनकी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने बोर्ड से इस्तीफे की मांग की है। कर्मचारियों ने बोर्ड को लिखी एक चिट्ठी में उनके फैसला लेने की क्षमता पर सवाल उठा दिया है और ऑल्टमैन को ओपन एआई में वापस बुलाने की मांग की है। हालांकि सैम ऑल्टमैन को सोमवार को ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर दे दिया है और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया है। सोमवार को ऑल्टमैन ने कहा, सत्या और मेरी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि ओपन एआई का विकास जारी रहे। हम अपने पार्टनर्स और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना जारी रखेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।